कैसे चल रहा है आपका कैंपेन? फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। पहले फेज़ के जो कैंपेन रहा अच्छा रहा। लोगों ने जो प्रोग्रामों में शमूलियत की, जलसों में शमूलियत की, जो उनमें जोश और जज्बा देखने को मिला। दस साल में कितना कश्मीर बदल गया? अब कश्मीर वो कश्मीर रहा ही नहीं। क्या नहीं बदला? बदलाव ज़रूर आया है लेकिन बेहतरी नहीं। पहले तो इनके पास गिनने के लिए कुछ है नहीं। इकलौता सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा तो इससे पहले भी थे। आतंकवाद की बात करें, इनके दौरे हुकूमत में दोबारा शुरू हुआ। हमने तो जम्मू को पूरी तरह से इन चीज़ों से मुक्त किया था। अगर यात्रियों पे हमले हुए तो महबूबा मुफ्ती के दौर में जब बीजेपी की यहाँ हुकूमत थी उनके साथ। लेकिन आपने उम्मीद दे दी उन्हें? नहीं, मैंने तो पूछा उनको कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि अब वापस नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 370 के हक में फैसले नहीं दिए? यहाँ इतनी टीमें हैं बीजेपी की, अब हम गिनना ही भूल गए। पहले तो ABC था, अब हम इतना आगे चले गए कि शायद इतने नंबर ही नहीं रहे। सबूत क्या है आप लोगों के पास, क्यों टीम दी है? और आपको और सबूत क्या चाहिए ना, मुझे बताइए। UAPA के तहत कितने लोगों को बेल मिलता है? यहाँ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के तारीख के लिए तरस रहे हैं। किन किन का नाम लो यहाँ? तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं कितनों के नाम लूँ जो जिनको तारीख नहीं मिल रही। आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसी पार्टी है मां सिवाय कांग्रेस के जिनका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं? आपको लग रहा है ये उद्योग बीजेपी ने जो लगवाए यहाँ पे दिख रहे हैं? कौन सा उद्योग लगा? इन्होंने हमारे बच्चियों को पता नहीं आने वाली कितनी नस्लों को सिर्फ कर्जे में डुबोया हुआ है। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये मोदी साहब अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे हैं। ये जो इलेक्शन हमें मिले हैं ये सुप्रीम कोर्ट की बदौलत। आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है जम्मू कश्मीर दोनों को मिला के, या PDP? हमारी पहली लड़ाई बीजेपी के साथ। आदाब, नमस्कार। हम इस वक्त कश्मीर में हैं और कश्मीर में हमारे साथ हैं उमर अब्दुल्ला साहब। सर, कैसा चल रहा है? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बडगाम से लड़ रहे हैं आप, इस बार 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। आज अपना प्रोग्राम कर रहे थे, पहले कैसे चल रहा है आपका कैंप? फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। पहले फेज़ के जो कैंपेन रहा अच्छा रहा। लोगों ने जो प्रोग्रामों में शमूलियत की, जलसों में शमूलियत की, जो उनमें जोश और जज्बा देखने को मिला, अच्छी बात रही। और हम उम्मीद करते हैं कि यही जोश और जज्बा एक तो कल नज़र आएगा जब 18 तारीख को पहले चरण के मतदान होंगे, और फिर बाकी 2 में। मुझे याद है पिछली बार 2014 में इलेक्शन ट्रेल आपका कवर किया था, सोनावार से आप लड़ रहे थे उस वक्त। 10 साल में कितना कश्मीर बदल गया? अब कश्मीर वो कश्मीर रहा ही नहीं। क्या नहीं बदला? एक तो जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा बदल गया। लद्दाख को हमसे काट के उनको अलग UT का दर्जा दिया। हमें रियासत से हटा के UT बनाया गया। हमारी जो हमारी जो खसूसी पोजीशन थी हिंदुस्तान के आइन के तहत वो हमसे छीना गया। हर लिहाज से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है और उसमें कहीं पर भी बेहतरी नहीं आई है। बदलाव ज़रूर आया है लेकिन बेहतरी नहीं। मैं अमित शाह साहब को सुन रहा था, उनकी रैली थी जम्मू में, वो कह रहे थे कि आप लोगों के लिए हमने इतना कुछ किया है पिछले 10 सालों में, अगर वापस NC या PDP आएगी तो कश्मीर जलेगा। पहले तो गिने ना, क्या किया? कश्मीर सवाल पूरा, कश्मीर जलेगा, फिर से अलगाववाद आ जाएगा, यहाँ पर सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, पत्थरबाजी हो जाएगी। पहले तो इनके पास गिनने के लिए कुछ है नहीं। इकलौता सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा तो इससे पहले भी थे। हमारे दौर में सिनेमा खुले, कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक अगर हम अलगाववाद या आतंकवाद की बात करें, इनके दौरे हुकूमत में दोबारा शुरू हुआ। हमने तो जम्मू को पूरी तरह से इन चीज़ों से मुक्त किया था। जम्मू में आपने कब इस तरह के हमले सुने थे? 2014 के बाद। 2014 तक जम्मू को हमने पूरी तरह से इन चीज़ों को जो है इन पर रोक लगाई थी। आज देखें, जम्मू का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से हमें इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं कि कहीं हमला हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, कहीं पे हमारे फौजी जो हैं वो मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, यात्रियों पे हमला हुआ। हमें कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो यात्रियों पे फिर हमला होगा। लेकिन हमारे दौर में तो कभी यात्रियों पे हमले हुए नहीं। 6 साल में वज़ीर आला रहा, उन 6 सालों में कभी यात्रियों पे हमला नहीं हुआ। अगर यात्रियों पे हमले हुए तो महबूबा मुफ्ती के दौर में जब बीजेपी की यहाँ हुकूमत थी उनके साथ, अगर यात्रियों पे हमले हुए तो हाल ही में
जब रियासी में बस पे फायरिंग हुई, जब मोदी साहब उस दिन शपथ ले रहे थे, बस पे फायरिंग हुई, यात्री मारे गए, तो किसके दौर में ये सब हुआ? इनके दौर में। जम्मू में अगर दोबारा आतंकवाद शुरू हुआ तो किसके दौर में? इनके वक्त में, हमारे वक्त में तो नहीं। ये लोग अपनी नाकामी और अपनी नाकाबिलियत को छुपाने के लिए फिर हमें निशाना बनाते हैं। इनको तो पहले इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि इन्होंने अपने दौर में क्या किया। इसलिए मैंने आपसे कहा, जब ये कहते हैं, जब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया, क्या किया? पिछले 5-6 साल में क्या नया मिला यहाँ जम्मू कश्मीर को? मैं यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, और आप चूँकि आप बडगाम से लड़ रहे हैं, तो एक साहब बोल रहे थे कि नहीं, उमर साहब कह रहे हैं कि 370 वापस से लाएंगे। वो कैसे करेंगे? मैं तमाम का इंटरव्यू सुन, तो लोगों के जहन में, आम लोगों के जहन में है कि आपके मैनिफेस्टो में, हमारे मैनिफेस्टो में है, और हम लोगों से ये कहते हैं कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस असेंबली के ज़रिए होगा या इस हुकूमत के दौरान होगा। हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, ना जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको ये लगे। लेकिन आपने उम्मीद दे दी उन्हें? नहीं, मैंने तो पूछा उनको कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि अब वापस नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 370 के हक में फैसले नहीं दिए? लगातार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हक में पाया। चलिए, इस बार फैसला हमारे खिलाफ गया। क्या आप ये हमेशा के लिए मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता? क्यों नहीं बदला जा सकता? इस बार 5 जजों ने हमारे खिलाफ दिया, कल को 7 जज हमारे हक में पा सकते हैं। मुल्क में हमें हालात बदलने होंगे, मुल्क में हुकूमत बदलनी होगी। अगले 5 साल में तो ये मुमकिन नहीं है, 5 साल के बाद देखते हैं। पर वो आप कह रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे? यार, हम कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। जिंदा रखना और मतलब लोगों को जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि दिल्ली में हालात बदल जाएंगे। मैं कश्मीर को जब हम बाहर से फॉलो करते हैं, तो जब गुलाम नबी साहब ने छोड़ी कांग्रेस, अपनी नई पार्टी बनाई, तो हम लोगों को, जो सब पत्रकारों को समझ में आया, हो सकता है गुलाम नबी साहब थोड़ी मदद कर दें बीजेपी के, शायद वो नहीं हो पाया। अब आप लोग कह रहे हैं कि इंजीनियर राशिद साहब को छोड़ा गया है जेल से, आपके तमाम बयान सुन रहे हैं, तमाम इंटरव्यूज़ देखे, उनको जेल से छोड़ा गया है कि वो बीजेपी की मदद करे। इतने इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं, जमात के साथ टाई अप किया है, और ये भी सच बात है कि इंजीनियर राशिद की पॉलिटिक्स को लोगों ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया जब उन्होंने बारामूला से आपको हराया। उनकी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं किया। बारामूला में एक सिंपैथी की लहर चली, लोगों को तरस आया, लोगों के जज्बातों के साथ एक खिलवाड़ हुआ, लोगों को धोखा दिया गया। बारामूला के लोगों को कहा गया था उस वक्त इंजीनियर रशीद साहब के बेटों के हवाले से कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, फांसी से बचाओ, ये जानते हुए भी कि जिस इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया है उसमें फांसी सज़ा है नहीं। तो ये कहना लोगों को कि मेरे बाप को फांसी से बचाओ, ये तो लोगों के साथ धोखा था। उसके बाद ये कहना कि वोट दे दो, हम इंजीनियर रशीद साहब को जेल से छुड़वाएंगे। कहाँ छुड़वाया? नहीं छूटे ना। 20 दिन के लिए मरकज़ ने उनको छोड़ा यहाँ वोट तकसीम करने के लिए, 21वें दिन वापस चले जाएंगे। आपके लोग कह रहे हैं वो टीम बी है बीजेपी के, किस सबूत? क्या सबूत? यहाँ इतनी टीमें हैं बीजेपी की, अब हम गिनना ही भूल गए। पहले तो ABC था, अब हम इतना आगे चले गए कि शायद इतने नंबर ही नहीं रहे। सबूत क्या है आप लोगों के पास क्यों टीम बी है और आपको और सबूत क्या चाहिए ना? मुझे बताइए, UAPA के तहत कितने लोगों को बेल मिलता है? कोर्ट ने दिया है बेल वहाँ से। कितने लोगों को मिलता है? कोर्ट फैसला तब सुनाती है जबकि उनके खिलाफ जो मतलब आरोप लगाने वाली एजेंसी है थोड़ी नरमी दिखाए। सब अदालत अपने आप में फैसला तो नहीं करती ना, अदालत दोनों तरफ के बयान सुन के फैसला करती है। अब अगर NIA ने थोड़ी नरमी दिखाई, उस नरमी का ये फ़ायदा मिला कि ये 20 दिन के लिए बाहर आ गए, तो इससे हम क्या मतलब निकालें? यहाँ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के तारीख के लिए तरस रहे हैं, जिनको UAPA में पकड़ा गया है। मैं किन किन का नाम लूँ? यहाँ मैं वही के कह रहा हूँ, मैं कितनों के नाम लूँ जो जिनको तारीख नहीं मिल रही। उन लोगों की बात करें जिन्होंने पार्लियामेंट में नारे दिए, वहाँ वो धुआं का जो ग्रेनेड है वो उसका इस्तेमाल किया, उन लोगों को आज UAPA के तहत बेल नहीं मिल रही। इनको कैसे मिला? अच्छा, इस FIR, जिस FIR में इंजीनियर रशीद साहब का जिक्र है, उसमें 4 और नाम है। उसमें यासीन मलिक का भी नाम है, शबीर शाह का भी नाम है, मसरत आलम का नाम है, आसिया अंद्राबी का नाम है। उनको क्यों नहीं मिला? वो क्यों बंद है? सिर्फ उन 5 में से सिर्फ इस एक को क्यों? उस FIR में 5 नाम हैं, वो 4 क्यों अभी बंद हैं? ये क्यों खुला है? कहीं ना कहीं तो वजह है ना। ये अचानक उसने उम्मीदवार अपने तैयार किए, फिर अचानक एन मौके पे वो जाके कहता है ना मैं जमात इस्लामी के साथ टाई अप करूंगा। कहीं ना कहीं तो तार जुड़ी है।
उमर साहब, जब आपके बयान थे, क्योंकि अब ये एक बहुत अच्छी कैंपेन स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है शायद ज़मीन पर काम कर रही है ये आपके लिए। मुझे अब चूंकि 2024 के इलेक्शन देखते हैं लोकसभा और विधानसभा में, शायद ये आपने एक चीज़ सोची थी। आपने क्या थोड़ा सा हल्का कम आका था इंजीनियर रशीद को लोकसभा चुनाव में? अब वो गलती नहीं कर रहे आप? उस वक्त हमें लग रहा था कि वाकई इंजीनियर रशीद साहब अपने लिए लड़ रहे हैं। उस वक्त हमसे ये धोखा हुआ, गलती हुई। ये तब साबित हुआ कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जब मेरे खिलाफ गांदरबल में फिर वो सर्जन बरकती साहब आए, वो भी जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं फिर मजबूर हुआ ये पूछने पे कि जनाब ये जेल से लोग सिर्फ मेरे खिलाफ क्यों इलेक्शन लड़ते हैं, और कोई नहीं मिला इनको, और वो भी 2 सीटों से। उसको सिर्फ गलती ये लगी, उसने सोचा कि क्योंकि मैं 2019 में बीरवा से जीत के आया हूँ तो इस बार भी मेरी दूसरी सीट जो है बीरवा होगी। हालांकि इस बार सोच समझ के मैंने अपने साथियों से मशवरा करके ये तैयारी की थी, लेकिन धोखा उनको पड़ा। नहीं तो सर्जन बरकती साहब मेरे दोनों सीटों पे मेरे पीछे पड़े होते। तो आपकी एक रैली में आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एनसीई को ही टारगेट कर रही हैं। सही बात है। आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसी पार्टी है मां सिवाय कांग्रेस के जिनका निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? आप पीडीपी के रैलियों में जाइए, 80% उनका हमला अगर किसी पे है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। अगर आप बीजेपी का तो है ही है। अगर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस देखें, ये अपनी पार्टी देखें, ये आज़ाद उम्मीदवार, इंजीनियर रशीद, सबका अगर निशाना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आखिर क्यों? लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये हमारी। Nobody wants to kick a dead dog। कुछ 2-3 और सवाल पूछूंगा, फिर मैं आपको जाने दूंगा कैंपेन में। आपके मैनिफेस्टो में है, और बीजेपी ने जब यहाँ पर, बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जब एब्रोगेट की 370 और पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचार किया कि हमने 370 हटाई, और उनके हर प्रचार में वो निकाय का चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव लड़े, काउंसलर का लड़े, एमएलए लड़े, एमएलसी जो लड़े, वो कहते हैं हमने 370 हटा दी, हम देशभक्त पार्टी हैं, हम कश्मीरी पंडितों के लिए कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को यहाँ आकर बसाएंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे। आप यहाँ के नेता हैं, एनसी है, आपको लग रहा है ये उद्योग बीजेपी ने जो लगवाए यहाँ पे दिख रहे हैं? कौन सा उद्योग लगा? आप यहाँ आए हैं, ज़रा कहीं पे जाके मुझे वो फैक्ट्री ढूंढ के निकालिए ना। आप, मुझे तो अभी तक दिखी नहीं। मुझे एक जगह दिखाइए जहाँ पे पिछले 5 साल में इन्होंने कुछ नया लाया होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कोई एक नया अस्पताल, कोई एक नया स्कूल, कोई नई यूनिवर्सिटी। आपने कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात की, मुझे बताइए ना, 370 हटने के बाद कितने कश्मीरी पंडित यहाँ आके बस गए? मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में जितने बसे थे, जिनको यहाँ नौकरियाँ मिली थी, उनमें से कई सारे भाग के वापस जम्मू चले गए। उल्टा दोबारा एक एक्सोडस का सिलसिला इनके दौर में हमें देखने को मिला। तो कौन सी नई तरक्की जम्मू कश्मीर में आई? आज बेरोज़गारी जो है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। आज अगर हमें कुछ दिया है तो कर्ज़े के अलावा कुछ नहीं दिया है। ये जो कहते हैं ना कि हमने जम्मू कश्मीर में तूफ़ान किया, एक नया जम्मू कश्मीर, हमें कर्ज़े के अलावा कुछ नहीं मिला है ना। आज अगर आप देखें जीडीपी टू डेट रेशियो जम्मू कश्मीर का जो है 49% है, मतलब लगभग 50% टच कर रहे हैं हम डेट टू जीडीपी रेशियो। पंजाब के साथ हम 1 नंबर पे हैं पूरे मुल्क में कर्ज़े के। इन्होंने हमारे बच्चों को, बच्चियों को, पता नहीं आने वाली कितनी नस्लों को सिर्फ कर्ज़े में डुबोया हुआ है, नया कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें। शायद फिर वो कश्मीरी पंडितों के लिए वो भी कुछ नहीं कर पाए। आप क्या करेंगे? आपके मैनिफेस्टो पढ़ा मैंने। हमने सिर्फ वो करना है जिसकी हमने शुरुआत की थी। कम से कम शुरुआत तो की। चलिए हम आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ तो किया ना, कुछ तो किया, कुछ तो वापस आए ना। इन लोगों के दौर में तो वो जो आए थे वो वापस चले गए। हमारे पास तो कुछ तो था दिखाने के लिए। हमने कम से कम जम्मू में शांति लाई थी, जम्मू में आतंकवाद को रोका था ना। कुछ तो हमारी अचीवमेंट्स थी। मैं इसलिए कहता हूँ ये बताएं ना अब इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। कांग्रेस आपके साथ है, राहुल गांधी से आपके कैसे ताल्लुकात हैं पॉलिटिकली? ठीक है, आप हमारे ताल्लुकात में क्या खराबी है? ठीक है, अच्छा आप लोगों का कंपैटिबिलिटी, सामंजस्य करते हैं ना बीच बीच में बात। अभी तो भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ है, काफी बढ़िया रहा, पॉपुलैरिटी अच्छा रही। अगर उस दिन बर्फबारी नहीं हुई होती तो अच्छा खासा प्रोग्राम होता। लोग बहुत जुड़े थे। उनको ये शायद कश्मीर ही एक इलाका है जहाँ उनको यात्रा छोड़ के गाड़ी में बैठनी पड़ी क्योंकि लोग इतने आए थे। पुलिस वाले सारे भाग गए। कभी सोचते नहीं कि ये तो कॉम्पिटिटर भी, मतलब साथ में अलायंस में हैं आप लोग,
मैंने अखिलेश जी से भी पूछा था ये बात, क्योंकि वो भी अलायंस में, और उन्होंने बड़ा यूपी जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी वहाँ पे बीजेपी को हरा दिया इस बार उन लोगों ने। तो कभी आपको नहीं लगता कि कल को कांग्रेस एक नया कॉम्पिटिटर बन जाएगी? इस बार तो अब साथ में अलायंस में है। हमारा जो वोट बैंक है काफ़ी हद तक अलग है। हम ज़्यादा सीटों पे एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करते। आखिरी सवाल आपसे, उमर अब्दुल्ला साहब, जब आप सरकार में अगर आते हैं, अभी तो बहुत एक लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपके पहले 3 डिसीजंस क्या होंगे? सरकार आने दीजिए, फिर भी बताइए। बैठ तो के बात करेंगे। नहीं, अब हमारे देखिए अब लेजिस्लेटिव तो अलग होगा। जहाँ तक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैसला जो भी हुकूमत आएगी उनको दिल्ली जाके रियासत का दर्जा वापस हासिल करना होगा, क्योंकि ये वादा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड रेस्टोरेशन। पहला कदम ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने की मांग जो है वो दिल्ली के साथ दर्ज होनी चाहिए। अगर वो इसको नामंजूर करते हैं तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे मंशूर में जो बातें हैं उनको लेके हम आगे चलेंगे। मैं इसलिए याद आ गया इस बात से, दिल्ली में भी थोड़ा, अब मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर दिल्ली थोड़ा सिमिलर होता जा रहा है। वहाँ भी एलजी साहब हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे एलजी साहब और अरविंद केजरीवाल की सरकार, अब तो आतिशी बन गई मुख्यमंत्री, बहुत टकराव हुआ, कोर्ट तक बात गई, और मतलब समझिए दिल्ली का जो नुकसान हुआ है इस टकराव में। कभी कभी हम लोगों को लगता है पत्रकार के तौर पर कि यहाँ भी अब एलजी हैं, यहाँ पर भी सरकार बनने वाली है, आप बने या कोई और बने मुख्यमंत्री, वो टकराव रहेगा, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। किसी ने दिल्ली को ये नहीं कहा है कि वो उनको वो यूटी का दर्जा उनसे हटा के उनको रियासत का दर्जा देंगे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, तमाम मंत्रियां अपनी तकरीरें छोड़िए, पार्लियामेंट में वो वादा बंद है। चलिए पार्लियामेंट भी छोड़ दीजिए, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ कि वो पार्लियामेंट के साथ जो है धोखा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब 370 की बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने जजों को कमिट किया है कि जम्मू कश्मीर में हम जल्दी जो है रियासत का दर्जा इनको वापस दे देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ अगर अपनी मर्जी से नहीं देते हैं तो हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ेगा। वो तो लद्दाख में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 6 जो छठा शेड्यूल है उसमें लद्दाख को वही डालेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अब लिख के दिया था। वो तकरीरें छोड़ दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की इनको याद दिला दूंगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर उनको सुप्रीम कोर्ट का होगा ना, क्योंकि ये इलेक्शन जो किए जा रहे हैं ये दिल्ली सरकार की मंजूरी से नहीं किए जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये मोदी साहब अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे हैं। ये जो इलेक्शन हमें मिले हैं ये सुप्रीम कोर्ट की बदौलत। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन मुकम्मल हो जाने चाहिए, नहीं तो अगर मोदी साहब की हुकूमत तक होता शायद यहाँ इलेक्शन होते ही नहीं। बस मैं आखिरी सवाल, क्योंकि आपसे बात होती जा रही है और याद आती जा रही हैं चीज़ें, आप सुनते जा रहा हूँ। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, दिल्ली में सब लोग एनालाइज कर रहे थे, हम लोग ग्राउंड पे नहीं कवर कर पाए, और आपका हारना एक मेजर ये था कि एक बड़ा नेता वो चुनाव हार गया। लोगों को लगा कि कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि जो 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज थे, एनसी और पीडीपी, उन्होंने कश्मीर की जनता को डिसअपॉइंट किया है। ठीक, यही वजह है कि चाहे वो इंजीनियर रशीद हों और भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, उन्होंने अच्छा किया। तो फिर जो सीटों में हमें कामयाबी मिली वो किसकी बदौलत? अगर हमारी पार्टी ने लोगों को धोखा दिया, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के उम्मीदों के बराबर काम नहीं किया, तो जिन 2 सीटों में हमारी कामयाबी रही वो कैसे? आज भी अगर आप उन पार्लियामेंट नतीजों को असेंबली नतीजों में तब्दील करें तो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है। कहीं ना कहीं तो हमने लोगों का कुछ अच्छा ही किया होगा ना, कि 10 साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी जब पार्लियामेंट इलेक्शन का नतीजा आता है जिसमें कि हम 1 सीट जो है काफ़ी मार्जिन से हारते हैं, उसके बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हम उभर के आते हैं, कुछ तो है। महबूबा जी से लड़ाई है, इससे मतलब पॉलिटिकली आप लोगों की आज अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट पॉलिटिकली मैं उनका जिक्र कम ही करता हूँ तकरीरों में। मैं सिर्फ लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि 2014 में भी पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बार लोगों को ये वो कह रही मैंने तो मुकदमे वापस लिए युवाओं पे, बीजेपी के साथ मिली तो मैंने लोगों के मुकदमे वापस लिए, युवाओं पर जो मुकदमे थे। यहाँ जो इन पिछले 10 सालों में जितने मुकदमे हुए हैं शायद हमारी हिस्ट्री में नहीं हुए होंगे। जो सारा हम आज देख रहे हैं वो इनकी बदौलत। अगर बीजेपी को ये नहीं लाए होते, आज हमारी जो खसूसी स्टेटस है आइन के तहत, वो हमें आज भी हमारे पास होती। इन लोगों ने तबाही और बर्बादी के अलावा दिया क्या?
उनकी बेटी हैं इसमें मैदान में, वो भी आपके खिलाफ बयान बात कह रही हैं, आप नर्वस हैं, 2 सीटों से लड़ रहे हैं। उनको जानता हूँ, उनसे कई बार मुलाकात है मेरी, सिलेक्शन में तो नहीं हुआ है, काफ़ी अग्रेसिवली कैंपेन कर रही हैं। 8 और वो अक्टूबर को देखें ना, अब उस एग्रेशन का क्या फ़ायदा होता है। फ़िलहाल तो जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी काफ़ी पतली हालत है। इल्तिजा हाँ, मुफ्ती, वहाँ फ़िलहाल तो उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। अब देखें 8 अक्टूबर को क्या होता है। आपकी लड़ाई बीजेपी से ज़्यादा है जम्मू कश्मीर दोनों को मिला के, या नहीं, पीडीपी हमारी से? पहली लड़ाई बीजेपी के साथ है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है और उन लोगों के साथ जो या तो बीजेपी की मदद करके सियासत कर रहे हैं या जिन्होंने किया है या जो करने जा रहे हैं। You're improving as a politician, you see, after लोकसभा। डेफिनेटली यू बीन 25-30 साल से आप पॉलिटिक्स में, 25-30 साल से, बट अब बाल इस तरह थोड़ी ना सफ़ेद हो गए। तो अब हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? बस खत्म, अब ये इसके बाद मैं क्या पूछूं, मैं सब तो बोल चुके हैं आप। There is no scope for overconfidence. We are hopeful. We believe that जब लोगों को फैसला करना होगा सही फैसला करेंगे। राहुल के साथ अभी कोई जॉइंट रैली है अभी हाल फिलहाल में प्लान? अभी फिलहाल वो अभी तो अमेरिका से वापस आए आए हैं। अब उनकी टीम से बात करके देख लेते हैं। मेरे पास भी अब कोई ज़्यादा टाइम रहा नहीं। यहाँ 25 को पोलिंग है आपके यहाँ? 25 को यहाँ पोलिंग है, 23 को कैंपेन ख़त्म होगा। अब देखते हैं, अगर कुछ फिट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।